ध्रुव राठी साहब अपनी एक पुरानी वीडियो शेयर कर देते हैं। उसकी वीडियो को थोड़ा बहुत हम फैक्ट चेक कर लेते हैं जिससे कि उसका प्रोपेगेंडा जो है वो बाहर निकल जाए। तो जब कंस्ट्रक्शन 1631 में स्टार्ट हुआ तो 1633 में लैंड अलॉट कैसे हुआ? 7,000 सोल्जर्स शाहजहां ने भेज दिए गुरुद्वारा को डिस्ट्रॉय करने के लिए और गुरु हरगोबिंद की जो सेक्रेड होली प्लेसेस है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये और लोग बोलते कि भाई मुगल्स और मैग्निफिसेंट बिल्डर्स, तो जहाँ से वहाँ एक क्यों कुछ नहीं बनाया उन्होंने। यहाँ पे अचानक से बिल्डर्स हो गए क्या? उनकी डॉटर जो है उनको भी नहीं छोड़ा था और ये कहना था शाहजहां का कि खुद ने जो प्लांट किया है उसके फल खुद लेना, मतलब भाई अभी ताजमहल मूवी आ रही है और जैसा ट्रेलर देख के पता चल रहा है कि जो थेरीज बहुत सालों से प्रिवेलेंट थी और कुछ लॉजिकल पोस्टुलेशंस भी थे उसमें कि बहुत सारी चीज़ें हाइड की गई है और उतनी ट्रांसपेरेंसी जैसे बाकी स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है उतनी ट्रांसपेरेंसी हमको ताजमहल के केस में देखने को नहीं मिलती। तो उन्हीं थेरीज को लेके सवाल उठाए गए हैं और उन सवालों के जैसे ही वो ट्रेलर आता है मार्केट में और उसके बारे में फिर से चर्चाएं शुरू होती है, बातें होने लग जाती है। ध्रुव राठी साहब अपनी एक पुरानी वीडियो जो है शेयर कर देते हैं, हाईली रिसर्च्ड और दूसरों की एक्सपर्टीज पे सवाल उठाते हैं, लेकिन खुद हर जगह में, चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे फिर वो हिस्ट्री की फील्ड हो, चाहे वो आर्कियोलॉजी की फील्ड हो, चाहे फिर करंट वाली कोई भी इशू हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, एक्सपर्ट बन के आ जाते हैं। ये जो पूरा जो ताजमहल है इसमें इसके कारण मैंने तो बहुत कुछ मेरे दिमाग में भी, हमने भी पहले बहुत बार इसके बारे में बात की थी, तो सोच तो बहुत सारी चल रही थी। आपके दिमाग में आप इस पूरे चीज़ को कैसे देख रहे हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड? देखो, सबसे पहले तो जो ट्रेलर आया है उससे सब कुछ स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मूवी ये क्लेम कर रही है कि वहाँ पर पहले मंदिर था, पहली चीज़। और यही एक जो अजम्पशन है ये बनाकर ध्रुव राठी ने अपनी पुरानी वीडियो जो है वो शेयर की, जहाँ पे उसने बोला कि हाँ देखो ये तो प्रोपेगेंडा, मतलब ऑलरेडी प्रोपेगेंडा वीडियो उसने उसको घोषित कर दिया है वो मूवी को। अब वो मूवी में क्या है वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसे प्रोपेगेंडा मूवी बता दिया है। अब प्रोपेगेंडा होता क्या एक्चुअल में, ये तो उसके कई सारे वीडियोस से हमको पता चलता है कि प्रोपेगेंडा कैसे स्प्रेड किया जाता है, क्योंकि खुद वो प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ करता नहीं है, हाफ फैक्ट्स दिखाकर। अब उसकी कुछ अगर थोड़े हम ये देखें, सबसे पहले अब उसने शेयर किया था तो इसलिए उसकी वीडियो को थोड़ा बहुत हम फैक्ट चेक कर लेते हैं जिससे कि उसका प्रोपेगेंडा जो है वो बाहर निकल जाए, कैसे वो आधी सच्चाई जो है वो रखता है। स्क्रिप्ट, क्योंकि वही है ना, स्क्रिप्ट अगर आप लिखोगे और स्क्रिप्ट कोई और लिख के दे रहा है और आप सिर्फ पढ़ने का काम कर रहे हो टेलीप्रॉम्प्टर से, फिर एडिटिंग भी कोई और कर रहा है, तो उसमें ये अच्छे से हमको पता चल जाता है कि भाई सच्चाई नहीं होती है वो वीडियो में। आपकी जब रिसर्च होती है तो ही सच्चाई उसमें निकल कर आती है। अब उसने सबसे पहले तो फरमान की बात की थी कि भाई फरमान जो है वो अपना 1633 में आया था, है ना, 1633 में आया था फरमान, 20 दिसंबर 1633। हाँ, उसमें जो फरमान आया था उसका उसने जिक्र किया और वो फरमान जो है वो फारसी में लिखा हुआ है। अब पहली चीज़ तो उसको वो आती नहीं है ना, लेकिन उसके बाद भी उसने एक किताब का रेफरेंस दिया और वो किताब कौन सी थी? ताज एंड इल्यूमिनेटेड। हाँ, अब वो जो किताब है उसका रेफरेंस देके उसने कहा कि हाँ भाई ये फरमान जो है इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें कही गई है। लेकिन वो जो फरमान है उसमें जो उन्होंने ऑथेंटिक बुक है उसकी जो मतलब ट्रांसलेट भी की है, उसमें सीधे तरीके से कहा गया है कि वो एक मैंशन हवेली थी। मतलब अगर मैं आपको एग्जैक्टली वो पढ़कर बता दूँ, जो फरमान है वो पढ़कर बता दूँ, वो निकल कर आता है कि द मैंशन हवेलीज along with their belongings to the exalted crown estate are hereby granted in exchange of mansion Haveli of Raja Jai Singh, which that pillar of the state for the sake of illuminated dome has willingly and voluntarily presented as a gift. The properties are thus bestowed upon the said Raja and confirmed to him in absolute ownership. मतलब वहाँ पे एक इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर था, जिसका मतलब है, और उस स्ट्रक्चर को फिर इन लोगों ने उसको मॉडिफाई किया है, इसके जो चांसेस है वो हाईली पॉसिबल है। यही फरमान जो है जो 1633 में आया, जो ASI का प्लाक है, जिस ASI की काफ़ी तारीफ की है ध्रुव राठी ने, तो उस ASI के प्लाक में ऐसा बताया गया एंड वाइडली दिस इज एक्सेप्टेड कि जो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन था, हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है कि 22 ईयर्स इट टुक, है ना। तो ये 22 ईयर्स कौन सा स्पैन माना जाता है? 99% लोग यही मानते हैं कि इट वॉज फ्रॉम 1631 से लेके 1653 तक के। अब इस चीज़ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
1631 से लेके 1653, मतलब कि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन इट स्टार्टेड वे बैक इन 1631। ये जो डीड है, ये जो फरमान है, दिस इज 28 दिसंबर 1633, मतलब 1633 ख़त्म होते होते ये चीज़ हो रहा था। तो जब कंस्ट्रक्शन 1631 में स्टार्ट हुआ तो 1633 में लैंड अलॉट कैसे हुआ, राइट? मतलब या तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा, क्योंकि यही फरमान में जो आगे लिखा है कि इसके बीच में ये जो इंस्पेक्टर है, जो भी ऑफिसर, ज़्यादा इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना लाए वगैरह, ऐसा सब लिखा हुआ है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे हो सक रहा होगा। हाँ, और प्रीवियस काफ़ी सारे फरमान है जिसमें वॉलेंटरी दिया गया है, ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं दिए। काफ़ी सारे बार उसने रुकावट जो है वो आई है उसमें। यस, और जो 4 एक्सचेंज में प्रॉपर्टीज दी गई है, उसी बुक में लिखा है कि ये प्रॉपर्टीज किसके नाम पे थी। आई रीड इट फॉर यू। ये थी राजा भगवान दास के नाम पे, पहले के ओनर से। मतलब ऐसा लिखा गया कि ये तो वैसे इंपीरियल प्रॉपर्टीज थी, लेकिन जानी किसके नाम से, जानते उस समय किसके नाम से ये फेमस थी प्रॉपर्टीज? इट वॉज राजा भगवान दास, माधो सिंह, रूपसी बैरागी, चांद सिंह। मतलब सब वही नाम लगते हैं राजपूतों के। ये प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी जो जय सिंह को दी है, ये इनके नाम पे जानी जाती थी, लेकिन उनका बोलना है कि दीज वर इंपीरियल प्रॉपर्टीज। आई डोंट नो हाउ। मतलब इतनी बड़ी अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल आदमी ने प्लॉट लिया और उसके नाम पे चढ़ नहीं रहा। इतनी बड़ी अथॉरिटी, उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली है, मतलब बादशाह ने, और वो प्रॉपर्टी अभी भी इन लोग के नाम पे। ध्रुव राठी ने 2 पर्सन्स का नाम लिया है जिसको हिस्टोरियन बोल रहा है। एक तो इरा मुक्तोई का और राणा सफ़ी का। दोनों को भी अगर आप सर्च करोगे तो उनका ऑथर या फिर स्कॉलर, ऐसा हिस्टोरियन कहीं पे भी लिख के नहीं आता। और इरा मुक्तोई ने तो स्ट्रिक्टली सी हैज़ रिटन बुक्स। मतलब उनको किस हिसाब से ये हिस्टोरियन मान रहा है और पी.एन. ओक साहब को नहीं मान रहा, दैट मतलब वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जैसे पी.एन. ओक साहब के बारे में ही सेज कि ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे, ही वॉज सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में ही हैड सर्व्ड। इंडियन नेशनल आर्मी मतलब ही वॉज, हाँ, और ही वॉज अ पेट्रियट। जब वो सब ये कर रहे हैं तो कुछ अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि उनको पूरी तरीके से उसका, इस वीडियो में उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो आर्कियोलॉजिकल थेरीज दी जाती हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर है ताजमहल का, या फिर जो हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज है, उसको इसने काउंटर ही नहीं किया। इसने ग्लोरीफाई किया शाहजहां को, इसने ग्लोरीफाई किया कि ही वॉज, मतलब वो बहुत प्यार करता था, ही वॉज अ वेरी गुड गाय, ऐसा। मैं 2 नाम आपको बताऊंगा, क्या खुसरो मिर्ज़ा और दूसरा था शाहरियार मिर्ज़ा। आपने क्या अभी ये नाम सुने कभी? खुसरो मिर्ज़ा वॉज शाहजहां एल्डेस्ट ब्रदर, शाहरियार मिर्ज़ा शाहजहां के यंगेस्ट ब्रदर थे। दोनों को मारा। कैसे मारा? अंधा करके, स्ट्रैंगल्ड हिम टू डेथ। खुसरो मिर्ज़ा को, शाहरियार मिर्ज़ा को ब्लाइंड करके, सबसे छोटे भाई को भी वैसे ही मारा। और छोटे भाई को तो तब मारा जब ये शहंशाह बन चुका था, जब ये बादशाह बन चुका था। अराउंड 1628 के अराउंड इसको मारा गया। मतलब ये व्यक्ति, क्या ये कैपेबल है, जो जिस लेवल का ये लवर बताया जा रहा है, तो क्या वो उतना सेंसिटिव आदमी दिखता है? नहीं, पर ये जो है मुमताज़, जिनके लिए इन्होंने ये बनाया, इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ वैरिड उसके अकाउंट्स दिए जाते। कुछ लोग बोलते 1629 में, कुछ लोग बोलते 1631 में, कुछ लोग बोलते 1630 में हुआ। बट एग्जैक्ट अकाउंट जो है वो जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, कि बिलीव करते हैं कि 1630 या 1631 के बीच में उसकी डेथ हो गई थी। अब उसका जो टुम्ब है वो कहाँ है? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में ऐसा माना जाता है कि शाहजहां और मुमताज़ दोनों साथ में थे, और फिर वहाँ पे मुमताज़ की डेथ हो जाती है। एक्चुअली उसका नाम अर्जुमान बानो बेगम था। ये फिर इन्होंने जो मुमताज़ महल किया कि ताजमहल के साथ सिनोनिमस हो, इसके लिए कैटेगोरिकली उन्होंने वो जो नाम है वो चेंज किया। सो बिकॉज जिस तरीके से शाहजहां का बिहेवियर रहा है, हम थोड़ा डीपली देखेंगे उसमें, इट इज़ बहुत ड्यूबियस लगता है कि कुछ तो वो छुपा रहा था तभी से, राइट? सो उसके नाम एकदम से मुमताज़ महल ये सब होने लगा, और उसको फिर क्वीन ऑफ वर्ल्ड वगैरह उसको बोला जाता था। लेकिन मुमताज़ महल काफ़ी लेटली उसको यूज़ किया गया। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसका टुम्ब जो है बुरहानपुर में, बिकॉज शी डाइड इन बुरहानपुर। और इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से मोस्टली लोग ये करते हैं कि जहाँ पे डेथ होती है वहीं पे उसकी रखी जाती है बॉडी। तो कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन उसके बाद में एक स्ट्रिक्ट सेरेमोनी एक जो होती है फॉलो की जाती है। तो इनके हिसाब से उसकी बॉडी 22 साल बाद जब ताजमहल कंस्ट्रक्ट हो, उसके बाद में ताजमहल में लेके गए,
तब तक वहाँ थी और फिर वहाँ लेके गए। कुछ लोग बोलते कि कुछ ही समय में लेके गए थे, टेम्परेरी अमानत की तरह उसको रखा था। कुछ लोग बोलते 22 साल बाद लेके गए। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि एटलीस्ट ऐसी बॉडी तो ले नहीं जाएंगे, और ले गए होते तो उसको एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया होता, Documentary होता। राइट? क्योंकि ये लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट करते थे, अपने पर्सनल हिस्टोरियंस रखते थे, खुद डॉक्यूमेंट करते थे। और कोई सेरेमनी होती वहाँ पे ताजमहल में जिसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता, बिकॉज इनके बहुत सारे वसल राजास थे, बहुत सारे रॉयल इनके फ्रेंड्स थे। तो ऐसा कुछ होता जब वहाँ पे जो उसकी डेड बॉडी जो है वहाँ पे लाई जाती। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, 3 टूम्स है एक ही व्यक्ति के नाम। एक तो उसका बुरहानपुर में, दूसरा है कि ताजमहल में 2 जगह पे है। या ताजमहल में 2 जगह पे उसके टूम्ब है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते कि एक ही व्यक्ति के इतने सारे टूम्स क्यों है। और उसको अगर आप देखोगे अच्छे से वो फोटो में, तो कुछ जैसा ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है कुछ लोगों का, आप खुद उन फोटोज को देख सकते हैं। तो फोटो देखोगे तो ऐसा लगता है कि ऊपर जैसे शिव जी के ऊपर जैसा वो कलश रखा होता है और वहाँ से वाटर ड्रॉप होते रहता है। तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर उस एक जो है टूम के ऊपर दिख भी रहा है, हालांकि उसको मॉडिफाई करके कुछ, लेकिन एक चेन वगैरह वहाँ लटकी हुई है। तो देखा जाए तो बहुत सारे जो ये लॉजिकली नहीं लगता कि वो मरी कहाँ पे और ताजमहल बन कहाँ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो बोला जाता है जो बुरहानपुर है वहाँ पे जो ताजमहल है वहाँ पे ही बना सकते थे, लेकिन जो ज़मीन है वो इतनी अच्छी टर्माइट वहाँ पर ज़्यादा ये थे, एंड देन उसके बाद जो मार्बल्स है वो भी अवेलेबल नहीं थे। अब बुरहानपुर कहाँ पे आपको भी पता है, मध्य प्रदेश में। धुआंधार वाटरफॉल हमने सुना है, मार्बल के लिए फेमस है जबलपुर। मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का मार्बल वहाँ पे मिलता है। दिस इज़ रियली एब्सर्ड कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर है, और वहाँ पे मार्बल नहीं मिल रहा। दे आर सेइंग पूरा का पूरा वाटरफॉल बना है, मार्बल गॉर्जेस है वहाँ पे। कितनी बड़ी बड़ी जो लैंडस्केप है वो मार्बल से, आप दूर से देखोगे वाओ कितना वाइट वाइट सा है। तो ऐसे मार्बल के टुकड़े पड़े रहते हैं वहाँ पे, मैं खुद गया था। दूसरा कि टर्माइट्स इन्फेस्टेशन के जो बोले, जामा मस्जिद अराउंड 16th सेंचुरी के अराउंड ही बना है वहाँ पे, अभी भी अच्छे से इंटैक्ट है, अभी भी इंटैक्ट है। तो जैसे ताजमहल, ऐसा तो इनका तो ऐसा बोलना है कि जैसे ताजमहल के मेंटेनेंस के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। कितनी चीज़ें मेंटेनेंस के लिए करनी पड़ी है। तो बेसिकली ये भी एक absurd चीज़ है कि 600 माइल्स दूर है भाई बुरहानपुर, कोई ऐसे ही नहीं है बना है वहाँ पे। यहाँ पे हमें ट्रेवरनियर नाम का जो था हिस्टोरियन, ट्रेवरनियर नाम का जो ट्रैवलर था, जिसके हिस्टोरिकल अकाउंट्स काफ़ी जगह पे रेफरेंस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, उसने बोला था कि ये जो ताजमहल यहाँ पे बना था ये जानबूझ के शाहजहां ने वहाँ बनाया था, क्योंकि जो ट्रेड रूट्स होते थे, ट्रेड उस समय का जो सिल्क रूट था, तो शाहजहां ने नाम शाहजहां रखा बिकॉज ही वांटेड टू बी फेमस। उसकी एक थी कि हाँ मैं फेमस होना चाहता हूँ। तो जब उसने वहाँ पे वो बनाया था ताजमहल, तो ही वांटेड पीपल टू सी हिज मास्टरपीस। जो ट्रैवलर्स वहाँ से जा रहे हैं, ट्रैवलर्स आए, कोई रॉयल फैमिली से, वो देखे और दुनिया को बताया कि कितना मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इसने बनाया हुआ है। सो बेसिकली इट वॉज हिज आइडिया। और उस समय पे भी कुछ जगह थी, कुछ बहुत सारे हिस्टोरियंस है उस समय के जो अकाउंट जिन्होंने लिखे हुए हैं, वो बोलते कि उस समय में भी नॉन मुस्लिम्स को परमिट नहीं किया जाता था, या फिर बहुत सारे लोगों को, जनरल पॉपुलेस ताजमहल में नहीं जा सकती थी। तो वहीं से जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वो, और इवन ऐसा भी कहा गया है कुछ अकाउंट्स में कि जो मतलब शाहजहां की सर्विस में कुछ लोग थे, जो कि शाहजहां के मुगल इंपीरियल सर्विसेज में लोग थे, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड फ्यू ही लोग वहां पे जा सकते थे। तो यहाँ पे ट्रेवरनियर ने बोला कि जानबूझ के ही वांटेड इट कि अगर बुरहानपुर में बनाता तो सारे लोग थोड़ी देखने आते, कौन देखता फिर। जैसे दौलताबाद में जो स्ट्रक्चर्स है वो अभी डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, क्योंकि वो कोई देखने नहीं आता। और डेक्कन में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि नहीं। और ये भी चीज़ है ना कि वहाँ पर अगर उनको, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर अगर बनाना पड़ता तो ज़मीन से खड़ा करना पड़ता। यहाँ पर उनको ऑलरेडी एक बना बनाया स्ट्रक्चर जो है वो मिल रहा था। तो ये भी वो जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी जो वहाँ पर बना हुआ है, वो ही इतना मेस्मराइजिंग होगा शाहजहां के लिए कि उसने सोचा कि चलो वहीं बनाते हैं, क्योंकि ये एक और दूसरा उसके लिए काउंटर आ सकता है ना
जो है कि ताजमहल वहाँ मध्य प्रदेश में जहाँ डेथ हुई वहाँ क्यों नहीं बनाया? राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा काउंटर है कि भाई जहाँ उसको सबसे अच्छी चीज़ मिल रही थी वहीं उसने उसको रिनोवेट करके ताजमहल बनाने की कोशिश राइट वही। और जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें वहाँ पे जो उसका कंस्ट्रक्शन है, तो देखते हैं कि एक कुछ रेड सैंडस्टोन में उसका बना हुआ है और बाकी जो है वाइट मार्बल में बना है। और अकाउंट्स के हिसाब से ऐसा माना गया है कि जयसिंह को जो मार्बल की रिक्वेस्ट की गई थी कि आप राजस्थान से, रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर किया गया था कि मार्बल हमको भेजो, एंड सोर्सेस के हिसाब से जयसिंह वॉज नॉट वेरी प्लीज्ड कि जो ये मार्बल डिमांड हो रहा था और जो उनका लैंड ले लिया था। तो एंड ये उनके बीच में उतने अच्छा रैपर्ट था भी नहीं, जैसा मानसिंह और अकबर के समय पे था उतना अच्छा नहीं था। एंड दैट वाज एविडेंट कि कैसे औरंगजेब और शाहजहां के एंडिंग टाइम्स में राजपूत और मुगल्स के रिलेशन डेटेरियोरेट होना स्टार्ट हो गया था। तो इसको भी एक चीज़ माना जाता है कि इसके कारण हुआ हो सकता है। तो जयसिंह से जब मांगा गया था तो इट वॉज अराउंड 1633 1634 से मांगना उसको स्टार्ट किया था। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसने पूरा स्ट्रक्चर इसने बनाया है कि जो रेड स्टैंडस्टोन से वगैरह जो बना हुआ है वो पूरा इसने बनाया है, तो पूरी बिल्डिंग अगर इसने बनाई तो ये पहले वो बना लेता फाउंडेशन पूरा, जो फिर ईस्ट और वेस्ट में जो एक मॉस्क जिसको क्लेम किया जाता है, एक कम्युनिटी हॉल जिसको क्लेम किया जाता है, तो ये सब बना लेता। फिर जब 1653 में कि एटलीस्ट 1640s के अराउंड वो मार्बल डिमांड करता ना, जब आपको आखिरी में जो सब डेकोरेट करना है, तो मार्बल तब से ही क्यों डिमांड करने लगा, है ना। तो हो सकता है कि वो मार्बल जो ये लोग उसको बताते कि अगर ये पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था तो ये मार्बल क्यों डिमांड करता, हो सकता है पैच वर्क करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब बिल्डिंग बन रही है तो उसका कॉस्ट की कॉस्टिंग एस्टिमेट वगैरह कहीं पे भी कुछ मेंशन है नहीं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि जितने अकाउंट्स ये रखते थे, जितना ये मतलब हर चीज़ रिकॉर्ड करके रखते थे, उस हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन कहीं पे भी इतना कॉस्ट एस्टिमेट कितना लगा था, वो एक रफ एस्टिमेशन बताया गया। ये बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि वो बैंकरप्ट हो गया था, मुगल ट्रेजरी पूरी खाली हो गई थी। तो या तो ये ये जो चीज़ है कि जो टोम होता है ये तो मुगल का ही डिज़ाइन माना जाता है ना। मतलब ऐसा है कि मंदिर की भी अगर हम बात करें तो मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो अलग तरीके का होता है। मतलब विमान टाइप जो है उस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हम नदन साइड में भी देखें तो लगभग ऐसा डोम कहीं पर देखने को नहीं मिलता। और डोम जो है मुगल की ही लाई हुई चीज़ है। तो यहाँ पर तो टोम ही दिखाई दे रहे हैं सब तरफ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम डोम्स की बात कर रहे हैं तो डोम्स, सबसे पहला डोम जो इंडिया में देखने को मिलता है सांची स्तूपा, क्या वो डोम नहीं है ना। और उस समय में भी वो तो मतलब अशोका के टाइम का हो गया, अशोका के टाइम का। और उस समय पे भी कुछ जो थिंकिंग स्कूल्स थे वो मानते थे कि जो सर्कल जो या फिर जो सेमी सर्कल शेप का जो डोम होता है ये रिवर्बरेटिंग होता है। रिवर्बरेटिंग का मतलब कि यहाँ पे जब कोई भी आप बेल प्ले कर दो या फिर कोई भी मंत्र चैंट कर दो या फिर कोई भी साउंड इको होता है। सो दैट वाज द बेसिक यूसेज ऑफ दैट डोम। तो ऐसे कई सारे टेम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ताजमहल से पहले डोम देखने को मिलता है। उसी पीरियड के अराउंड जो 11th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी के अराउंड दिलवाड़ा टेम्पल बिल्ड किया गया था राजस्थान में, विच इज़ अ टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल। उसमें भी आपको टूम देखने को मिलता है, सॉरी डोम देखने को मिलता है। हाँ। या और ये जो थ्योरी है कि रिवर्बरेट होना चाहिए, ये तो एक तो सबसे पहले तो वहाँ मॉस्क है और वहाँ पे यू नो इट्स अ टूम्ब, मतलब जो एक रेस्टिंग प्लेस है एक डेड पर्सन की, वहाँ पे व्हाई वुड यू नीड अ रिवर्बरेटिंग स्ट्रक्चर। वहाँ पे कुछ बेल होती होगी, जैसे हम देखते हैं कि साउथ में टेम्पल स्ट्रक्चर इज़ टोटली डिफरेंट, नॉर्थ में टेम्पल स्ट्रक्चर इज़ टोटली डिफरेंट, और नगर स्टाइल जो है या फिर वेसर स्टाइल जो है जो अपनी बीच की अपने को देखने को मिलते हैं। मतलब देखा जाए तो टेम्पल की जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी डिफरेंट। हमारे यहाँ पे केव टेम्पल्स भी होते थे। जैसे टेम्पल स्ट्रक्चर जब डेवलप होता तो स्क्वायर बिल्डिंग्स भी होती थी, एकदम स्क्वायर जिसमें कुछ है ही नहीं, वो भी मंदिर बने जाते थे। और अभी भी आप हनुमान जी के मंदिर देखते हो छोटे छोटे इस तरीके का कर्व होता है, छोटा सा वो दिखता सब। मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ कर्व इन्होंने इनोवेट किया, आर्चेस हमारे यहाँ पे भी थे और डोम जो था वो तो स्तूपाज में कई पहले से, बिकॉज यहाँ का जो कल्चर है वो स्ट्रिक्टली था कि हमें अंदर जाना है, खुद के अंदर जाना है और मेडिटेटिव होना है।
रादर देन रीडिंग हमको एक्सपीरियंस करना है। हमारी जितनी भी स्क्रिप्चर्स है वो आपको अपने भीतर ले जाना चाहती है, वो आपको देखना चाहती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपकी एनर्जीज, आपके इमोशंस, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद रिसेप्टिव हो और फिर उसको एक्सपीरियंस करो। दैट इज वॉट आवर स्क्रिप्चर्स आर, और हमारे टेम्पल्स भी उसी तरीके से डिजाइन थे। सो इट इज नॉट अ सरप्राइज कि एक रिवर्बरेटिंग स्ट्रक्चर लाइक अ डोम कुड बी यूज्ड एज अ टेम्पल, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। और ASI जो है वो, जैसे ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो में ASI का जिक्र किया कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो खारिज कर दी, और वो जो अंदर के दरवाजे भी है वो खोलने की, तो वो उन्होंने कहा कि ये बीच बीच में उसकी सफाई जो है वो होती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो खुलते ही नहीं है, वो दरवाजे नहीं खुलते हैं। तो ASI के बारे में फिर क्या राय है? देखो, सबसे पहले तो शाहजहाँ के टाइम से ही बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि क्लोज थे ताजमहल में। 22 रूम्स तो बस हमको पता है कितने सारे रूम्स है, बिकॉज एक काफ़ी रिनाउंड हिस्टोरियन है प्रवीण मोहन साहब, उन्होंने जो रिसर्च किया था तो कई किलोमीटर्स तक के अंदर में कॉरिडोर्स हो सकते हैं, जो बड़े बड़े कॉरिडोर्स है। तो ये तो 22 जो हमको बाहर से दिख रही है, बहुत सारा ऐसा है कि जो हमें पता भी नहीं है क्या होता है, एक्सकैवेशन में पता नहीं क्या मिल जाए। जैसे अभी हमने भी देखा था कि वाराणसी में कुछ कहीं पे एक्सकैवेशन हो रहा था और उसमें कई सारे मंदिर निकल के आ गए थे जहाँ पे घर बन गए थे अभी। तो ऐसा कितना कुछ उसके अंदर हो सकता है वो तो हम जान ही नहीं सकते। अब ये जो शाहजहाँ ने सब कुछ बंद करके रखा था, बहुत सारे, बस वो जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है सुपर स्ट्रक्चर, उसको ही वो दिखाता था, बाकी अंदर क्या किसी को अलाउड नहीं था। ये जब ब्रिटिश आए तब कुछ चीज़ें खोली गई, मतलब ब्रिटिश आने के बाद खुली गई, और उसके बाद भी थोड़ी चीज़ें खोली गई, और ASI ने फिर वही सारी चीज़ें जो है बंद करके रखी है। 1917 के अराउंड एक अमेरिकन थे, मार्विन मिल्स नाम था उनका, और उन्होंने रिसर्च किया था वहाँ पे एक वुडन डोर था, वन ऑफ द जो बाहर से वुडन डोर, एंड ही वाज वेरी सस्पिशियस ऑफ इट। स्टीफन नैप भी एक थे, वो भी सस्पिशियस थे। उनका भी ये मानना था कि ये कुछ पहले से स्ट्रक्चर था, उसको ये मॉडिफाई करके बना हुआ है। तो मार्विन मिल्स ने वहाँ के एक दरवाजे का कार्बन डेटिंग किया, टिम्बर डोर का, और टिम्बर डोर का जब उसका कार्बन डेटिंग किया तो पता चला कि एटलीस्ट 300 साल पुराना है ताजमहल से, 300 ईयर्स ओल्ड। अब लोग बोलते हैं कि भाई वुड पुराना हो सकता है, भाई वो शाहजहाँ है, वो बादशाह है, और वो इतना पुराना वुड क्यों यूज़ करेगा? वो तो फ्रेशली कटवाएगा, तब तो कोई फॉरेस्ट टैक्स नहीं थे, तो वो बोलेगा कि और नए काटो और नया वहाँ पे बनाओ। लेकिन 300 साल पुराना, और ये भी रिप्लेस हुआ हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 300 साल पुराना, क्योंकि वुडन डोर तो रिप्लेस भी हुआ हो सकता है, तो एटलीस्ट 300 ईयर्स ओल्ड है। और ऊपर की भी जो कार्बन डेटिंग कई और मटेरियल्स की उन्होंने की थी, तो वो भी बहुत पुरानी पाई गई थी, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स वाइडली अवेलेबल नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उनके ऊपर क्लेम नहीं करना चाहता, बट ये पब्लिकली अवेलेबल है, ये जो वुडन डोर का है। उसके बाद में गवर्नमेंट का ASI का रिस्पॉन्स पता है क्या होता है? वुडन डोर ही हटा दिया। और वहाँ पे ब्रिक से उसको पूरा बंद कर दिया। नाउ जो ASI की रिलीज्ड इमेजेस जो ये ध्रुव राठी बता रहा है, उस इमेजेस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ईंटों से कुछ दरवाजों जैसे को ब्लॉक किया गया है, खिड़की और दरवाजों जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें ईंटों से ब्लॉक किया गया है। आप उन इमेजेस में देख सकते हो अच्छे से। सो जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि व्हाट इज बियॉन्ड दोज डोर्स। ये तो आपने कुछ दीवारों के फोटोज दिखा दिए, एंड इफ इट इज सो ट्रांसपेरेंट, फिर दूसरा ASI लॉजिक देते हैं कि वहाँ पे फुटफॉल बढ़ जाएगा और उसको मेंटेन करना टफ हो जाएगा। ऊपर का जैसे मेंटेन कर रहे हैं वैसे ये भी कर लो यार, वैसे भी टिकट्स तो आप ले ही रहे हो, है ना, आप वहाँ से फीस ले रहे हो और वही आप मतलब ऊपर का मेंटेन कर पा रहे हो। दिस इज एस्टोनिशिंग, मतलब समझ में नहीं आता कि ये लॉजिक दिया भी कैसे जा रहा है। एंड फिर आर्कियोलॉजिस्ट है जो बोलते कि हमने देखा है वहाँ कुछ है ही नहीं, और हम कई बार वहाँ पे सफाई करने जाते रहते हैं। जब आपको वहाँ पे कुछ है ही नहीं तो उसको सफाई क्यों करना है फिर, राइट? अगर आपको उसमें कुछ दिलचस्पी है ही नहीं तो आप जाते क्यों हो, सफाई क्यों करते हो? उसमें बोलते हैं कि देखने लायक कुछ है ही नहीं। कुछ फोटोज़ जो पहले लिए गए थे कुछ लोगों ने जाके, तो वहाँ पे मैंने आपको फ़ोटो दिखाई भी थी कि ऊपर ऐसे वो डिज़ाइंस, इतनी इंट्रिकेट डिज़ाइंस है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, एसोटेरिक जो कि डिज़ाइंस है, जो कि हिंदुइज्म में और बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में जो स्पिरिचुअली जो इंक्लाइंड, एकदम जो मेडिटेशन से ज़्यादा इंक्लाइंड रिलीजन्स है, उसमें चक्रों का जो बताया गया कि एनर्जी स्ट्रक्चर कैसे होता है, उस हिसाब से वो डिज़ाइंस है। तो इतनी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस क्या देखनी नहीं चाहिए लोगों ने?
तो ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ है ही नहीं वहाँ देखने के लिए, बट कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी अपने को पता था क्यों लाया गया था, कि दंगे ना हो। बेसिकली बीजेपी की पॉपुलैरिटी को जब बढ़ रही थी तो उसको रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो वो आइडिया देते हैं कि हाँ भाई लोगों में अभी जो है कम्युनिटी वो रहना चाहिए। अब जैसे शाहजहाँ जो है उसको ध्रुव राठी ने बहुत ग्लोरीफाई किया कि वो बहुत प्यार में था, ये सब था, लेकिन कैसी बीवी के साथ ही प्यार था? अगर माना भी जाए कि ठीक है इतनी सारी जो अलग बीवी आती वो छोड़ के मुमताज़ जो है उसके साथ बहुत प्यार था उसका, लेकिन बाकी जो लोग हैं फिर उनके लिए क्या बिल्कुल ही प्यार नहीं था? इतना क्रूर था कि जब ताजमहल बन रहा था, सो कॉल्ड बन रहा था, तो उस समय पर ऐसा कहा जाता है कि फेमाइन आया था जिसमें 7.4 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये इंड्यूस्ड फेमाइन था, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे जो है वो क्लेम करते हैं कि नेचुरल था, उस समय तो आ भी जाता है, वो कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट थे, लेकिन इंड्यूस था जो शाहजहाँ की पॉलिसीज़ के वजह से आया था। और जहाँ पर इतने लोगों ने 7.4 मिलियन लोग उन्होंने अपनी जान गंवाई, मतलब इतने लोगों का खून शामिल है ताजमहल बनने में। राइट। तो ऐसे समय पर जो पॉलिसीज़ है, जो शाहजहाँ की पॉलिसीज़ है, क्या ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल नहीं रही है? देखिए लॉर्ड लिटन जो है, जब आप कहीं भी उनके बारे में पढ़ते हो या सुनते हो तो ऐसा बुरा आदमी है, लगता है कि यार लॉर्ड लिटन, मतलब जो भी वेल रेड इंडियन है, लिटन का नाम सुनते उसको गुस्सा आ जाता है। कि जहाँ पे एक जगह पे फेमाइन चल रही थी और वहाँ पे दिल्ली दरबार भरे जा रहा था, एंड हिस्ट्री बुक्स में भी उनके उसको उसी तरीके से पेंट किया गया है। वही हिस्टोरियंस जो हिस्टोरियंस मुगल्स को ग्लोरीफाई करते हैं, वही हिस्टोरियंस लिटन को गाली देते नहीं थकते कि भाई वो तो फेमाइन थी और वो सब दिल्ली दरबार कर रहा था, ये सब कर रहा था, लोग मर रहे थे और दिल्ली दरबार चल रहा था। दिल्ली दरबार चल रहा था। यहाँ पे ताजमहल बन रहा था। 1632 की बात है, जो फेमाइन हुई थी 1630 से 1632 के बीच में हुई थी। तब क्या हो रहा था, डेक्कन में एक पॉलिसी अपने को पता ही है इनकी, कुछ डिसाइसिव पॉलिसी नहीं थी, इनको बस कब्जाना था कि हाँ कब्जाएंगे, कि ऐसा नहीं कि आप कई जगहों पे हमारे जैसे समुद्रगुप्त थे, जब गुप्ता राज शासन था तो उन्होंने साउथ में ज़्यादा युद्ध नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बस तुम मुझे ओबीसियंस बस मेरे अधीन रहो तुम लोग, और हम वॉर नहीं करेंगे। सोचा था कि वॉर से फालतू डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन ये लोग तो ऐसे सोचते ही नहीं थे। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे हिंदू कोई राजा थे, बस सब आदिल शाही वगैरह यही सब थे। तो फिर भी शाहजहां ने 1632 में ताजमहल बनाना स्टार्ट किया। फेमाइन हुआ, वाइफ मरी, ताजमहल बनना स्टार्ट किया। और एक चीज़ जो बताया जाता है कि वो बहुत दुख में थे, बहुत दुख में थे कि बाल डिप्रेस्ड हो गए थे और बाहर निकले जब खुद को पूरा संभाल कर, तो बाल सफेद हो गए थे। बाकी जगह लॉजिक चलता है, रात भर में बाल सफेद होना, ये यहाँ पे लॉजिक नहीं दिखता। या तो पहले डाई करते होंगे, एक साल तक अंदर थे ना बोलते हो। अच्छा, फिर एक साल के बाद बाहर आए तो बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हो गए, ओके। अभी जो 1630 से लेके 1632 वाज डेक्कन फेमाइन। 1632 में एक जो लाहौर के अराउंड, तब वहाँ पे सिख एम्पायर था, सिख लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, सिख राजाओं का। तो बोला था कि डिस्ट्रॉय नॉन इस्लामिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप, 1632 में बोला था। तो क्या जो ये क्लेम है, नॉन इस्लामिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर टू बी डिस्ट्रॉयड, और इस ऑर्डर के अंडर गुरुद्वारा एक सेक्रेट बाउली थी जो लाहौर में, उसको डिस्ट्रॉय भी किया गया था। 1632 के अराउंड ही तो आप बोल रहे हैं ना ताजमहल बना, तो मतलब आपकी तो पॉलिसी तभी हो गई थी कि नॉन इस्लामिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय, राइट। और उसके बाद में गुरु हरगोबिंद जी जो थे, उनके साथ में इनके फ्रिक्वेंट क्लैशेस देखने को मिलते थे। 1634 में एक हंटिंग इशू हुआ था। हंटिंग इशू में बस ऐसे बाज का कुछ इशू हुआ था, बर्ड जो होता है बाज, उसके लिए 7,000 सोल्जर्स शाहजहां ने भेज दिए गुरुद्वारा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और गुरु हरगोबिंद की जो सेक्रेड होली प्लेसेस है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और साहब यहाँ बोलते हैं कि 22,000 हाथ एक दिन में कैसे कटेंगे भाई, वो भी लाइन में लगा के। पानीपत में एक दिन में 1 लाख लोग अगर मर सकते हैं, और ये 7,000 अगर सोल्जर सिर्फ एक इतनी सी बात के लिए, हंटिंग इंसिडेंट के लिए, अगर वो 7,000 सोल्जर, वेल ट्रेन सोल्जर भेज सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि सिख आर्मी ने उसको बुरी तरीके से हरा के भेजा था, इन आउट नंबर थे फिर भी हरा के भेजा था। ये तो बेचारे थके हारे मजदूर थे और उनके हाथ काटना कोई बड़ी बात नहीं थी। और हो सकता है उनके हाथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिले, खोद तो नीचे का खोल तो बिल्डिंग, आप बिल्डिंग खोल, जो रूम से उसको तो खोलने दे रही नहीं, तो वहाँ पे जो अंदर जो खुदाई वो तो पता है करने नहीं दोगे आप,
उसके अंदर ही हो सकता है जो ताजमहल सुपर स्ट्रक्चर या फिर दूसरे कोई सुपर स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहीं बरीड हो सकता है कहीं पे भी। क्या वहाँ पे कहीं कभी एक्सकैवेशन हुआ है? नहीं हुआ है, एक्सकर्शन हुआ ही नहीं है। जो बुक्स में लिखा है वही मानते चले जा रहे हैं, और हमें ही तो बुक्स में लिखा जाता है कि क्वेश्चन एवरीथिंग। आप जो साइंस को इतना प्रोपोगेट करते हो, आप बोलते हो कि अपने रिलीजन को क्वेश्चन, हिस्टोरी को भी क्वेश्चन करो, फिर जो भी लिखा है उसको क्वेश्चन करो ना। आप क्यों उसके, आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको क्यों आप डाई डाउन करने देना चाहते हो? एंड इनफैक्ट दिस शुड बी अपलॉडेड कि लोग सोच रहे खुद के दिमाग से। लोग वहाँ पे अभी जब ताजमहल में लोग जाते हैं, तो जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने देखा था कि प्रवीण मोहन जी की वीडियो आई थी, और शायद पीएन ओक का भी जो एक इन्फ्लुएंस था, तो लोग सिर्फ ताजमहल फोटो खिंचाने नहीं चाह रहे थे, बहुत सारे लोग तो वही करने जाते, लेकिन बहुत सारे लोग बड़ी माइन्यूटली देख रहे थे कि अच्छा ये सिंबल क्या है, वो सिंबल क्या है, ये क्या है। सो दिस इज हाउ मॉन्यूमेंट शुड बी ट्रीटेड। उनमें क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है वो बनाने वाला, उसको मॉन्यूमेंट्स को सिर्फ देखने, उसको पढ़ना चाहिए, इसके नीचे क्या है। तो जब हम कोणार्क सन टेम्पल गए थे, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे सिंबल्स देखे थे जो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सिंबल्स इतने पुराने टाइम में ये लोगों को कैसे पता था। और वहाँ पे एक मैग्नेटिक एक सन हुआ करता था जो चोरी करके लेके गए, जो वहाँ पे अभी सन ही नहीं है, मतलब सन भगवान का मंदिर है लेकिन वहाँ पे सन ही नहीं है। और अगर आप 64 योगिनी टेम्पल जाओ, मैं जब गया था तो गणेश जी की सूंड काटी, और जो हमारी मूर्तियों का कैसे खंडन विखंडन, मतलब ये कुछ नया है नहीं इन लोगों के लिए, बिकॉज दे हेट आइडल्स, दे हेट आइडल वर्शिपर्स। और जो अगर आप 1938 की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक जॉन अल्बर्ट मेंडल्स नाम का एक व्यक्ति था, उसने आगरा में बड़ी डिटेल से जो भी हैपनिंग्स हो रही थी 1938 के अराउंड सब डिटेल मेंशन की है। नोवेयर हैज ही मेंशन कि ताजमहल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा था। 1938 में ही वॉज रिसाइडिंग। 1938 में वो कहीं नहीं बोल रहे कि यहाँ पे ताजमहल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बाकी डिटेल्स उसने दी है। सो हाउ डज दिस जस्टिफाई? आई डोंट नो। उसके बाद में आप बर्नियर के बाद देख लो, बर्नियर ने भी बोला था कि एक था वहाँ पे डैजलिंग लाइट हमको देखने को मिलता था नीचे, और वहाँ पे जेम्स थे, और बहुत सारे सिल्वर स्टोन्स थे, गोल्ड की प्लेट्स थी। तो डैजलिंग लाइट कहाँ पे होता है? मंदिर में होता है, राइट? उसने ये नहीं बोला कि वहाँ पे ताजमहल था, बट ही सेड कि नीचे कुछ था जहाँ से डैजलिंग, जहाँ पे मुझे अलाउ नहीं किया था जाने देने के लिए। सो बेसिकली अगर आप लॉजिकली सोचो, वहाँ पे सिंबल्स इतने सारे, वहाँ पे ओम का सिंबल है, वहाँ पे कलश है, कलश का सिंबल तो सबसे ऊपर ही है, और जो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, अष्टदिशा किसके इसमें आता है? ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, उसका प्लान ही ऑक्टागोनल है। और फिर जो 4 पिलर्स होते हैं, अगर आप छोटा सा यार सत्यनारायण का मंडप देख लो, 4 पिलर्स होते हैं उसमें, और उसी तरीके के पिलर्स आप वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये, और लोग बोलते हैं कि भाई मुगल्स और मैग्निफिसेंट बिल्डर्स, सो जहाँ से वहाँ एक क्यों कुछ नहीं बनाया उन्होंने, यहाँ पे अचानक से बिल्डर्स हो गए क्या? मतलब यहाँ पे आके ही उनको एकदम नहीं भाई अभी तो बिल्डर बनना है अपने को। वहाँ पे अपन भाग भाग के टेंट में रहते थे, और यहाँ पे बिल्डर बन गए। और ये जो चीज़ें हैं शाहजहां के बारे में काफ़ी सारे, जो ये मुगल जैसे हमने देखा है कि भाई क्यों लेफ्ट जो है वो मुगल्स को ग्लोरीफाई करते हैं। ऑलरेडी हमने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा भी है। और ये भी देखने को मिलता है कि शाहजहां के बारे में काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि खुद की बच्ची को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, खुद की डॉटर जो है उनको भी नहीं छोड़ा था। और ये कहना था शाहजहां का कि खुद ने जो प्लांट किया है उसके फल खुद लेना, मतलब ऐसे व्यक्तियों को, अगर ये सच है, जो जिन्होंने भी रिसर्च की है ये सारी चीज़ों पे, अगर ये सच है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में थोड़ा भी आप अच्छा बोलना, मतलब आपके मुंह को शर्म नहीं आती है ये पढ़ने के लिए भी? वही तो इससे पता चलता है कि इन लोगों का जो नॉलेज है वो भी कितना शैलो है। और जो स्क्रिप्ट बनाते हैं वो पढ़कर जो वीडियो बनता है ये भी कितना शैलो डेप्थ रखता है, और बेसिकली प्रोपेगेंडा है। वो वीडियो बिल्कुल हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं, आर्कोलॉजिकल फैक्ट नहीं, आर्किटेक्चरल फैक्ट्स नहीं, कुछ नहीं, बस पॉलिटिकल उसका लेवरेज ले रहे बस इतना। और वो वीडियो को ये बताता है कि बड़ी लॉजिकल है, जो मतलब पूरी तरीके से बायस्ड है, पूरी तरीके से बायस्ड है, ओपिनियनेटेड है। और दूसरी बात जो हम बोल रहे, जिसमें उसको बहुत ग्लोरीफाई किया कि ही वाज अ मैग्नेनिमस मैन और प्रेम का प्रतीक उसने बनाया। आप अगर देखोगे जो सिख रूलर्स थे उनको इवेंचुअली, जो सिख फॉलोअर्स थे उनको शिवालिक में जाके रहना पड़ा था, अपनी जगहों को छोड़कर, लाहौर वगैरह छोड़ के।
मतलब कितने टॉर्चरस रेन रहा होगा। और कई सारे टॉर्चर के इंसिडेंट्स तो ऐसे सुने कि हमारे कांप जाते हैं हाथ की। जो मुगल आर्मी टॉर्चर कैसे करती थी, तो माओ से बच्चे छीनकर उनके सामने उन बच्चों को तड़पा कर उनके पेट में जिंदा होते हुए जो कुछ करना था, बहुत ज़्यादा गंदे टॉर्चर करते थे। इसीलिए तो शिवालिक में जाके उनको रहना पड़ा था ना। उस आदमी को आप मैग्नेनिमस कैसे बता सकते हो, जिसके समय पे हर गोविंद सिंह जी को या फिर जो सिख जो लोग थे उनको वहाँ पे, और सिख कितने प्रिय लोग होते हैं हमको पता ही है। और सोचो आप कि ये जो है ताजमहल जो पूरा मतलब इस तरीके से फेमाइन बोलो, एक ऐसे व्यक्ति को क्लेम कर रहे हैं कि ये व्यक्ति ने बनाया, जहाँ पर काफ़ी सारी रिसर्च भी अवेलेबल। मतलब मैं तो सबको बताना चाहूँगा कि जो उसने किताब बोली है ताज इल्यूमिनेटेड टॉम, ये किताब जो है जो ट्रांसलेट की गई है, ये सभी ने पढ़नी भी चाहिए। पूरी किताब आप पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको पता भी चलेगी। फरमान अगर आपको पढ़ना है तो 171 पेज पर है, जो पूरा फरमान आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर आपको सीधे पता चलेगा कि भाई लैंड की बात नहीं की गई है, वहाँ पर हवेली की बात की गई है। तो जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेस है, ये अगर हम खुद से पूरी पढ़े तो काफ़ी अच्छा नॉलेज जो है वो हमको मिल सकता है। और जो मुझे ऐसा ट्रेलर देखकर लगा है, जो ट्रेलर अभी ताज स्टोरी का देखने को मिला है, तो अच्छे सोर्स के द्वारा चीज़ें जो है वो इंक्लूड की गई है। तो इसलिए सीधे तरीके से बस आपका जो विचार नहीं, आपने एक बार बोला था हम जब ध्रुव राठी के वीडियो को काउंटर कर रहे थे कि अगर ये आपकी उनकी इससे अलाइन नहीं करते हो तो आप अंधभक्त हो अपने आप, राइट। और आपके हिसाब से कोई स्टोरी नहीं बन रही है तो प्रोपेगेंडा हो गया। तो ये जो हर मूवी को, मतलब कोई भी मूवी अगर आज के मतलब उनके लिए ये मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है जहाँ पर अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं कि पूरा कश्मीर जो है, मतलब पूरी हिल स्टेशन एक तरफ, कश्मीर एक तरफ, कश्मीर को मुगलों ने बनाया है। कश्मीर मुगलों ने नहीं बनाया है, ये हमको सबको पता है। मतलब ये एक बेसिक चीज़ है, वो प्रोपेगेंडा नहीं होगा। पर इनके लिए वो प्रोपेगेंडा हो जाएगा कि नहीं, ये जो कश्मीर है वहाँ पर पहले हिंदू रहा करते थे, ये प्रोपेगेंडा हो जाएगा। राइट। ये जो अभी मुगल आजम वगैरह जो मूवी बनी है जिसमें ताजमहल को ग्लोरीफाई किया, मुगल्स को ग्लोरीफाई ही किया जाता था अभी तक के, तो मतलब उसमें क्या दिखाते थे, बस प्यार प्यार प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं। पहली बार मतलब मूवीज़ आपको जो हर लोग पढ़ नहीं सकते, हर लोग उस तरीके से सोच नहीं सकते। बहुत सारे लोगों का जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो वीडियोज़ होता है, सीरियल्स, टीवी सीरीज और मूवीज़ होती है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे राजा राम मोहन रॉय को बताया जाता है कि ये फादर ऑफ हमारी हिस्ट्री थे, तो वैसे ही दयानंद सरस्वती को भी बोला जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को, कि इनके कारण ही जो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न नेशनलिज्म है वो बनी। और दोनों के लिए लोग क्या सोच देते कि इन्होंने दिखाया हमारे इंडियंस को कि सोचना कैसे है, राइट। तो जो लोगों को सोचना कैसे है ये भी सिखाना पड़ता है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा गया है कि आपको साइंटिफिक इनोवेशन और ये सब उसमें ध्यान देना है। तो जब लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना, अगर नहीं होता नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर बनाया होगा शाहजहां ने तो बना, सोचने तो दो लोगों को, एटलीस्ट दे आर रनिंग देयर माइंड्स। डायरेक्टली प्रोपेगेंडा कह देना, सीधा प्रोपेगेंडा कह देना। और आप आज तक के जो मुगल आजम वगैरह मूवी बने वहाँ पे तो आपने तब तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एक ही लेफ्ट लीनिंग जो आइडियोलॉजी वही चल रही थी। तो राइट लीनिंग आइडियोलॉजी का तो कुछ चल ही नहीं रहा। और वो सोच रहे लोग, ऐसा भी नहीं है कि बोल रहे कि हम ताजमहल गिरा दो और उसमें ये सब, एग्जैक्टली है ना। तो अभी देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम आर्किटेक्चर की, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी रह गई, जो ताजमहल का जो मेन बिल्डिंग है उसके ईस्ट और वेस्ट में दो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, अपोजिट टू ईच अदर। एक स्ट्रक्चर को कम्युनिटी हॉल बताया जा रहा है, दूसरे स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है कि इट्स अ मॉस्क। अभी आप बताओ कि कम्युनिटी हॉल का पर्पस क्या होता है, कि बेसिकली वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, एंड मॉस्क का क्या होता है, इबादत करना, और वहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, दिस वी वेरी वेल नो। और दोनों बिल्डिंग्स एकदम अपोजिट में रखी है और दोनों का पर्पस एकदम ही अपोजिट है। कैन यू बिलीव दिस? मतलब ऐसा हमारे टेम्पल्स में देखने को मिलता था कि यहाँ खजुराहो में वगैरह, बट यहाँ पे जो थियोलॉजी से बहुत ज़्यादा, बिकॉज हिंदुइज्म में क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा था पहले, जब मुगल्स आने से पहले क्रिएटिविटी, ये जो कामासूत्र वगैरह जो बुक्स है ये पहले लिखी गई थी। उसके बाद में लीलावती और भास्कर जो मैथमेटिक्स की बुक लिखी, उसके बाद में कोई मैथमेटिक्स में कोई रिसर्च हुआ नहीं, क्योंकि पैटर्नेज ही खत्म हो गया था। इनको तो ये सब करना था ना, हैरेम बनाना था और दूसरों के बिल्डिंग्स काबिज करके। तो इसमें एक फैक्ट हम भूल गए कि जो ट्रैवरनियर की बात मैंने की थी, उसने ही बताया था कि स्कैफोल्डिंग तब
जो थी और स्कैफोल्डिंग जो स्ट्रक्चर को कुछ मॉडिफिकेशंस या फिर डेकोरेशन या फिर उसको उभारने के लिए भी यूज़ की जाती है, तो बताया गया था कि पूरे ताजमहल से ज़्यादा उसके स्कैफोल्डिंग की कॉस्ट ज़्यादा थी ट्रैवनियर के हिसाब से. व्हाई वाज दैट? आप कुछ मॉडिफाई कर रहे थे. और ये जो मैं फिर स्ट्रक्चर्स पे आ रहा हूँ, वन इज़ मॉस्क एंड, तो मॉस्क जनरली जो ऐसे इंपॉर्टेंट मॉस्क होते हैं वो तो मेरे हिसाब से मक्का को फेसिंग होते हैं. ये नहीं है ना. तो मतलब वो मॉस्क शायद पहले नहीं था, उसको बाद में बना दिया गया. दूसरी बात, फ्यू यार्ड्स दूर नगर खाना है. नगर खाना मतलब इट्स नगर खाना मतलब जहाँ पे नगाड़ा बजता था, उससे शायद वो आया है. तो वहाँ पे ड्रम्स बजते, म्यूजिक बजते, मॉस्क एक फ्यू यार्ड्स दूर. आज हम देखते कि कोई अगर हमारा कोई प्रोसेशन चल रहा है, रिलीजियस प्रोसेशन या फिर म्यूजिक बज रहे, तो पत्थर मारे जाते बिकॉज उनके इसमें वो हराम है. आई डोंट नो वहाँ पे कैसे हराम नहीं था. और रिवर के साइड में कभी बोला नहीं कि कोई टोम बोम होना चाहिए. कौन सा रिवर साइड में होता है भाई? देखा है आपने कोई कि हाँ भाई वो मॉस्क है रिवर के साइड है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है. वो एक्चुअली उनके इसमें ऐसा लिखा नहीं है. और हमारे यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स रिवर साइड में होते हैं. और बताया जाता कि तापी रिवर के एमपी में नहीं बना रहे क्योंकि तापी वहाँ पे यमुना जैसे, तो तापी रिवर क्या थी? ही वॉन्टेड ए इमेज ऑफ हिज क्रिएशन की शुड रिफ्लेक्ट इन द वाटर. तो तापी रिवर तो थी वहाँ पे, लेकिन बनाने ही नहीं था ना, बस मॉडिफाई करना था. वो तो उसको मॉडिफाई करने वाला बोलो. और एक हिस्टोरियन है, उन्होंने भी ये बोला है कि वी.ए. स्मिथ ने बोला है, वी.ए. स्मिथ में बोला है कि शाहजहाँ को मास्क किया गया है कि हाँ भाई इसने तो ये बहुत लविंग एम्परर था, इसने अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बना दिया. और ताकि उसके जो बाकी मिस एडवेंचर्स है, ये जो हमने फेमाइन की बात की, जो सिखों के साथ किया, वो छुप जाए. सो बेसिकली उन्होंने बोला है कि हमने काफ़ी बड़ा इंजस्टिस किया है कि हमने शाहजहाँ को सिर्फ ताजमहल के लिए याद रखा है. उसने अपने भाइयों को, अपने कजिन्स को, अपने नेफ्यूज को मार दिया, वो सब भूल गए. औरंगजेब का सबको याद है कि उसने अपने भाइयों को मार दिया था. शाहजहाँ का नहीं पता. शाहजहाँ को ऐसा लगता है कि भाई ये तो बड़ा गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर ये बता दिया जाता है. क्यों? क्योंकि ताजमहल बनाया, रेड फोर्ट बनाया, ध्रुव राठी ऑफ मास किलिंग, राइट. और मास्किंग ओरिजिनल एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर्स एंड मॉडिफाइंग इट टू न्यूली इरेक्टेड वंस, और बोलना कि ये मैंने खुद बनाया. तो जैसे रेड फोर्ट के बारे में भी वो बोल रहा है कि रेड फोर्ट पे भी हम कभी कई वीडियो बनाएंगे. तो उसमें भी है कि अनंगपाल तोमर के, सूर्य के वगैरह जो वहाँ पे देखने को मिले. एग्जैक्टली. ये जब मूवी रिलीज होगी उसके बाद हम मूवी पे भी बात करेंगे. और बाकी जो स्ट्रक्चर है जो शाहजहाँ ने बनाया है, जैसे क्लेम किया जाता है, उस पर भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस है वो भी अपना माइंड खुला रख के वीडियो देखेगी. और अगर वीडियो में तथ्य लगते हैं तो शेयर भी ज़रूर करेगी. राइट. तो थैंक यू भाई. या